कोई भी सरकार, कोई भी राज्य जब कोई नीति लागू करता है, कोई कानून बनाता है, कोई योजना लागू करता है, तो उसके सामने कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको लागू करने के कुछ आधार होते हैं। ये आधार संविधान में ही कहीं पर दिए होते हैं। उस देश के संविधान में, प्रत्येक देश में एक संविधान होता है जो आख्या होती है कि इस देश में राज्य कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, राज्य और लोगों के बीच क्या संबंध होगा, लोगों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, राज्य को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, लोगों और राज्य का क्या कर्तव्य हैं, संस्थाएं किस तरह की होंगी, उन संस्थाओं के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, कानून किस तरह से होगा और लक्ष्य क्या क्या होंगे। तो भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यहाँ भी सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है आपका आपके संविधान का, भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को धारित करता है, उन्हीं का प्रावधान करता है जो राज्य को फॉलो करनी होती हैं किसी भी नीति को लागू करते समय, किसी कानून को बनाते समय, विधि को बनाते समय। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये निर्देशक तत्व मात्र हैं, अर्थात ये निर्देश करते हैं राज्य को, आदेश नहीं देते हैं। अर्थात इनको आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य इनको इसी तरीके से लागू करेगा, या कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी सहायता कार्य करेगा या कोई विधि निर्माण करेगा तो इन बातों का ध्यान रखेगा। अब मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में भी हमने आपको संबंध बताया था। इसके पहले वाले जो प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने वाद गए हैं न्यायालयों में, उन वादों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। कब कब क्या क्या हुआ है, सारे घटनाक्रम, कब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, किन किन मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है और किस स्तर तक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की हुई हैं। मूल अधिकारों वाला जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य को डिस्क्राइब किया था। पूरे एक वीडियो में हमने राज्य के बारे में लगा दिया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। चूँकि ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मटेरियल है, आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम करेगा। तो और कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अलावा इस टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग इसको प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस बेसिक से लेकर के, अर्थात जब से हमने राज्य की परिभाषा शुरू की, देश, राज्य, राष्ट्र, राज्य, इनमें अंतर, वहाँ से शुरू किया था और मूल अधिकारों तक आए थे, उसके आगे आज प्रारंभ करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य को सुझाए गए निर्देश हैं, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और लोक कल्याण की अभिप्राप्ति सुनिश्चित करना है। एक बार ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में भी वो सारी बातें समाहित। अभी प्रश्न आया था कि जो उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, या उद्देशिका के जो दर्शन हैं वो कहाँ पर हमको मिलते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं, या लोक कल्याण का जो दर्शन है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि वो मूल अधिकारों में भी दिखाई देता है और नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखाई देता है। दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। उद्देशिका अगर होगी तो उद्देशिका में भी दिखाई पड़ता है। तो उद्देशिका, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व, तीनों में लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो प्रश्न आया था इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 37 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4 में ही आते हैं। तो अनुच्छेद 37 में घोषित किया गया है कि ये तत्व राज्य के लिए निर्देश मात्र हैं, अतः इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। फिर भी शासन के संचालन में ये महत्वपूर्ण है और राज्य का यह कर्तव्य है कि यह विधि निर्माण में इन तत्वों को क्या करें, लागू करें। राज्य का यह कर्तव्य है। ठीक,
जहाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में चर्चा की, जहाँ मूल अधिकार राज्य पर अधिरोपित नकारात्मक, अर्थात राज्य को लागू करना ही है, नहीं लागू करना है तो व्यक्ति रिट कर सकता है। आपको बताया अनुच्छेद 32 के तहत जाकर के लागू करवा सकता है, इसको प्रवर्तित करवा सकता है मूल अधिकारों को। अर्थात मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32 में दिया गया मूल अधिकारों के अंतर्गत। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो इसको आप लागू नहीं करवा सकते हैं। ये एक बड़ा अंतर है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। जहाँ मूल अधिकार राज्य पर अधिरोपित नकारात्मक किंतु आज्ञापक दायित्व हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य पर अधिरोपित सकारात्मक दायित्व हैं, जिसका निर्वहन स्वयं राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य का सामान्यतः वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के संदर्भ में लिए जाने के लिए अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। वो चैप्टर आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कितना बेहतरीन, कितना आपके लिए ज़रूरी चैप्टर। अगर आप नहीं भी परीक्षा दे रहे हैं तो भी अनुच्छेद 12 के बारे में जो हमने चर्चा की है, राज्य के बारे में जो चर्चा की है, उसकी व्यापकता, इस शब्द की व्यापकता के बारे में हमने चर्चा की है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए उस वीडियो में। इसलिए यहाँ पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा क्या है कि हम बहुत ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हैं चीज़ों को, जितना आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आपका समय और हमारा समय, दोनों का समय कीमती है ना। और परीक्षा क्वालिफाई करना है, कहानी वहानी बहुत सारी हैं। जब आप कुछ बन जाइएगा तो खूब कहानी पढ़िएगा, गोदान फोदान, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हुए हैं, तो वो पढ़िएगा। नहीं तो कॉमिक्स पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, स्वतंत्र रहेंगे तब। अभी क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलना है पूरी तरीके से, सिलेबस वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा है। वे तत्व जो कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक हैं, कौन कौन से? अनुच्छेद 38, 43, 47, 39 ख, 39 ग एवं 51। लोक कल्याण में वो सारी चीज़ें निहित हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके उद्देशिका के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जो न्याय है, स्वतंत्रता है, अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, और जितने भी प्रकार के आपको अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, सभी क्या हैं? कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं हमारे संविधान को, हमारे संविधान के उद्देश्य को। वे तत्व जो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता के लिए आवश्यक हैं, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 48 का 49 एवं 50, अभी आगे चर्चा करेंगे। वे तत्व जो व्यक्ति को अधिकार के रूप में उपलब्ध हैं, अर्थात ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो व्यक्ति को अधिकार के रूप में दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? 39, 41, 42, 43, 43 का एवं 45। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अधिकार जरूर हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं है, अर्थात इनको आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं आ सकते हैं। विधि का रूप ले लेते हैं, अर्थात विधि बन जाती है जब इसके आधार पे, तब आप न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर विधि का रूप ले ले रहा है। लेकिन जब तक नीति निर्देशक तत्व हैं, अर्थात जैसे समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 में दी हुई है, तो आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर ये लागू हो जाती है, इस पर कोई कानून बन जाता है समान नागरिक संहिता को आधार बनाकर, तब उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय आ सकते हैं। तो इस चीज़ का अंतर समझिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कब कब हुए हैं? फैक्ट हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 49 में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 च, 39 क, 39 च मतलब 39, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो उपखंड हैं इसके, और अनुच्छेद 39 का ये एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 39 च, 39 कम, ये मत समझिएगा कि 39 क, ख, ग, घ इस तरीके से जोड़ा गया, नहीं। 39 के अंतर्गत ही कई उपखंड है इसके, उसके अंतर्गत 39 च जोड़ा गया, और एक नया अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 क, ये सभी अंतःस्थापित किए गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, अंतःस्थापित और प्रतिस्थापित में अंतर समझिएगा। अंतःस्थापित मतलब नया जोड़ा गया, प्रतिस्थापित मतलब इसके स्थान पर कुछ और पहले प्रावधान था और ये प्रतिस्थापित कर दिया गया उसके स्थान पे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 प्रतिस्थापित किया गया, मतलब इसमें पहले कुछ और था, बाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया।
97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 ख अंतः स्थापित किया गया। अगर प्रश्न आ जाए मुख्य परीक्षा में कि नीति निर्देशक तत्वों में कब कब क्या क्या संशोधन हुए, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। अब आते हैं मुख्य जो आपका भाग है उस पर। अब एक एक अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके मुख्य परीक्षा के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर प्रीलिम्स के फैक्ट्स डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मुख्य परीक्षा के लिए हैं वास्तव में, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, इनसे संबंधित जितने केस लाज हैं वो हम देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य, अब लोक कल्याण कहाँ ये शब्द दिया गया है, अगर यह पूछे तो ये अनुच्छेद 38 में दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ठीक है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भरसक प्रयास करेगा। जो कुछ हो सकेगा वो राज्य लोक कल्याण के लिए करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। इसके लिए जो भी कर सकता है राज्य करेगा। लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा लोक कल्याण के लिए। राज्य द्वारा दूसरा जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी नीति में निम्न बातों को भी सम्मिलित करेगा, अर्थात नीति निर्माण में क्या क्या? पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो जिससे सामूहिक हित में सर्वोत्तम संतुलन को सुस्थापित किया जाना संभव हो सके। अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वर्तमान में अंबानी अडानी के पास संकेंद्रण है, कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, तो अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाया जा सकता, रसिया की तरह समाजवादी देश है वो, तो यहाँ पर ऐसा न होता, इतनी असमानता न देखी जाती। पुरुषों व स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 39 के खंड घ में दिया गया है। पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो व शक्ति के प्रतिकूल नागरिकों के रोजगार में न जाना पड़े, अर्थात जितना शक्ति है उसी प्रकार का कार्य हो। बच्चों को भेज दिया बैलगाड़ी चलाने के लिए, तो इस तरह का न हो, इसको भी राज्य को ध्यान देना है। और अंतिम जो च है, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो क्या है? बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाएं तथा बालकों व अवयस्कों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये च में जोड़ा गया। देखिए प्रीलिम्स में क्या पूछ रहा है कि अब अनुच्छेदों के अंतर की बातें पूछ रही हैं, तो इनमें से कोई भी पूछ लेगा और अनुच्छेद 39 वहाँ पर आपको लिखा होगा। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे एक एक खंड की, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेयर एक्ट जरूर पढ़िए, बेयर एक्ट रखिए अपने पास, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बेयर एक्ट ही पढ़ रहा हूँ आपके लिए, बाकी सारी चर्चाएं कर चुके हैं आपसे मूल अधिकार वाले चैप्टर में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के तहत जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यह 39 का एक नया अनुच्छेद है। 39 यहाँ क जो आप देख रहे हो, ये अनुच्छेद 39 का ही उपखंड है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 39 क जो है ये एक नया अनुच्छेद है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने का सुझाव देने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का अंतः स्थापित किया गया। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे जिससे सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। इसी के आधार पे दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत आदि जो आपको प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, इसी के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।
ठीक है। आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, सभी को न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए राज्य किसी समुचित विधि के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसको जब आप लिखेंगे ना, तो एक हमने आपको केस बताया था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, जो अनुच्छेद 22 था वो डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा मूल अधिकारों के अंतर्गत कि हमने एक केस बताया था आपको, हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ये 1979 का मामला था, जिसमें न्यायालय ने ये कहा कि इस अधिकार के अंतर्गत, किस अधिकार के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 22 में अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 22 का खंड 1, उसमें 3 बातें हैं। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराओगे उसको। दूसरा, उसी में अनुच्छेद 22 के खंड 1 में क्या था कि जब पुलिस की अभिरक्षा में व्यक्ति रहेगा तो अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का उसको अवसर दिया जाएगा। और तीसरी बात कही गई थी कि गिरफ्तारी के दौरान या अभिरक्षा के दौरान अपनी पसंद के जो वकील है उसका न सिर्फ परामर्श का अधिकार होगा बल्कि उससे अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार भी होगा। लेकिन हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बनाम बिहार राज्य 1979 में न्यायालय ने यह भी अधिकार इसमें जोड़ दिया अपने निर्णय से, अर्थात इसको विस्तृत कर दिया। देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को, और वह इसका संरक्षक अभिभावक कहा जाता है। तो न्यायपालिका ने अभिभावक के तौर पर ही व्याख्यायित किया इसको और कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, कोई गिरफ्तार व्यक्ति, अभिरक्षा में लिया व्यक्ति निर्धन है, तो निर्धनता की दशा में वो वकील तो नहीं कर पाएगा, वकील तो अच्छा खासा फीस लेंगे उससे। ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करने का दायित्व हमारे संविधान का, राज्य का होना चाहिए। तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार भी होता है। ये हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जब भी लिखेंगे तो उसको भी जोड़ देंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। राज्य इस संबंध में निम्न कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संगठन करने के लिए यथोचित प्रयास करेगा। ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इसी के आधार पर पंचायत अधिनियम लागू हुए। इसके बाद कई समितियां बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, उसके बाद LM सिंघवी कमेटी बनी। तो ये जो कमेटियां बनी, इनकी रिपोर्ट्स, इसके बाद सरकार ने लगातार प्रयास जारी रखे। अंततः 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया पंचायतों का संगठन करने के लिए। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये निर्देश कहाँ से लिया गया था? यहीं से लिया गया था, अनुच्छेद 40 से। ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अगर कोई संवैधानिक संस्था हो गई तो उससे बड़ा अधिकार क्या होगा? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में ये दिया गया, अक्सर बहस का विषय भी रहता है। तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, परंतु इस अनुच्छेद को लागू करने में राज्य बहुत ही सुस्त है तथा कोई भी सरकार इसे लागू करने में सक्रियता नहीं दिखा रही है। ये वर्तमान की स्थिति है, ये संविधान में नहीं लिखा गया, ध्यान रखिएगा। अब समय आ गया है कि विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार से संबंधित एक ही विधि सभी नागरिकों पर लागू हो। समान सिविल संहिता, ध्यान रखिएगा, जब सिविल संहिता की बात करेंगे तो आपराधिक संहिता को हम यहाँ पर नहीं दिमाग में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते समय हम केवल संहिता दिमाग में रह जाती है, कानून दिमाग में रह जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि आपराधिक संहिता अलग होती है, सिविल संहिता अलग होती है। आपराधिक संहिता जो IPC है वो सभी पर समान रूप से लागू है, उसमें अंतर नहीं है। जो सिविल संहिता है जिसमें विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार संबंधित चीज़ें आती हैं, इसमें अलग अलग कानून लागू होते हैं विभिन्न धर्मों के।
तो उसको समान करने की बात होती है जब समान सिविल संहिता की बात होती है। मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को समझते नहीं, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। समान सिविल संहिता लागू होने से वर्तमान में लागू कानूनों की जटिलता में काफ़ी हद तक समाप्ति होगी। सरला मुदगल बनाम भारत संघ बहुत महत्वपूर्ण केस है। 1995 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने कहा कि धर्म और वैयक्तिक विधि के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, अतः वैयक्तिक विधियों के स्थान पर एक सामान्य सिविल संहिता को प्रतिस्थापित किए जाने से धर्म विषयक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रभावित नहीं होंगी। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध इसमें किया गया है। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों में 6 से 14 वर्ष है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में 6 वर्ष से कम आयु लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट अंतर नहीं होगा, कभी प्रश्न आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 प्रतिस्थापित करके यह निर्देश दिया गया कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसी संशोधन के द्वारा जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसी के द्वारा 2 और अनुच्छेद जोड़े गए, एक मूल अधिकार में, एक मूल कर्तव्य में। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 21 का अंतर स्थापित करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने को उनके मूल अधिकार के रूप में राज्य का दायित्व घोषित किया गया। और दूसरा कहाँ जोड़ा गया, संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का क, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, इस संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, उपखंड ट। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाने को उनके माता पिता या संरक्षक का मूल कर्तव्य घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का क, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का क ये ले आने में मेनका गांधी का और मेनका गांधी के वाद का जो ये केस ले गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का, और मैंने इसको डिस्कस भी किया मेनका गांधीवाद को मूल अधिकारों में, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या संस्थान या स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है। CRPC जो है ये इसी के बेस पे लागू है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है CRPC जो है। तो अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियमित की गई और इसके माध्यम से निचले स्तर पर मजिस्ट्रेटों के 2 वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाकर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? PCS की SDM बनने की, DM बनते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और PCSJ के थ्रू जो आते हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये कहाँ से अलग किया गया है? CRPC में अलग अलग व्यवस्था इनके लिए की गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य 2018 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के ऐसे अध्यादेश को संवैधानिक शक्तियों के अतिक्रमण के आधार पर शून्य घोषित किया, जिसके माध्यम से केरल उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को प्रभावहीन कर दिया गया था। न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 50 में उल्लिखित न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण के विरुद्ध माना और यह भी कहा कि विधायी शक्तियों का प्रयोग न्यायिक निर्णयों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग को
असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण केस है। एक और केस है केरल हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। केरल न्यायपालिका की स्वतंत्रता न केवल उसके कार्य करने की स्वतंत्रता है बल्कि एक संस्था के रूप में भी वह स्वतंत्र है और इसलिए उसके आवश्यक व्यय का भुगतान करना राज्य का कर्तव्य है। धन की कमी का कारण बताकर राज्य सरकार उच्च न्यायालय के व्ययों के लिए धन देने से मना नहीं कर सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द में सहयोग, अनुच्छेद 51। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की दृष्टि से क्या क्या करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। तो पंचशील जब आप लिखते हैं भारत की विदेश नीति जब आप लिखते हैं अनुच्छेद 51 की इन बातों को ज्यों का त्यों लिख देंगे तो आपके नंबरों में इजाफा हो जाएगा। और आइए एक बार प्रीलिम्स की दृष्टि से देख लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट आते हैं अनुच्छेदों से। तो राज्य की परिभाषा 36 में दी गई है। 37वें में प्रवर्तन, किसका प्रवर्तन, नीति निषेधक तत्वों का। तो आपको पता है प्रवर्तनीय नहीं है ये, ठीक है, अर्थात इसको लागू नहीं कराया जा सकता है न्यायालय में। लोक कल्याण 38 में दिया गया है। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व, क्या क्या राज्य को अनुसरण करना चाहिए नीतियाँ बनाते समय, लागू करते समय, ये बात की गई है। अनुच्छेद 39 क, इसमें समान न्याय व निःशुल्क न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है वृद्धों आदि के लिए। अनुच्छेद 42 में कार्यों की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा के लिए सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। ये देखिए कुटीर उद्योग के बारे में, निर्वाह मजदूरी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको गांधी जी याद आते हैं। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों का बहुत पुरजोर समर्थन किया था। बड़े बड़े उद्योगों का, भारी उद्योगों का उन्होंने विरोध किया था। इस मामले में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके मतभेद थे। 43 क, इसमें उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 43 का ख, सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व देखभाल की बात की गई है। SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का निर्देश अनुच्छेद 46 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य, पोषाहार स्तर उपलब्ध कराना और मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन निषेध करना यह राज्य का दायित्व दिया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 क, पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व घोषित करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व घोषित करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना यह राज्य का दायित्व घोषित करता है। अच्छा, इन अनुच्छेद इसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि गांधीवादी तत्व मिलान करने के लिए आ जाता है। गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व, ये तीनों ही नीति निषेधक तत्वों में विभिन्न प्रावधानों में मौजूद हैं। इनको आप पढ़ लीजिए। गांधीवादी विचारों से अगर आप परिचित होंगे, गांधी जी ने किन किन बातों की, किन किन चीज़ों की बात की थी, कृषि पशुपालन की बात की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की थी, ठीक, कुटीर उद्योग के विकास की बात की थी, ग्राम पंचायतों की बात की थी, तो ये सब चीज़ें जहाँ होंगी गांधीवादी विचार होंगे। समाजवादी तत्व जहाँ संसाधनों के वितरण की बात होगी। उदारवादी तत्व जहाँ समानता और न्याय और जहाँ पर कल्याण की बात होगी, जहाँ पे दया आदि की भावनाएं होंगी, ये उदारवादी तत्व होंगे। तो गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। समाजवादी तत्व 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का और 47 में।
और उदारवादी तत्व अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। तो ये सभी विभिन्न तत्व हैं। और भी बहुत सारे दर्शनों को आप देखेंगे तो उनके भी तत्व यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः 3 भागों में डिवीज़न इनका किया जाता है, गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। तो ये था नीति निषेधक तत्वों से संबंधित जो आपका चैप्टर था। इसके पहले मूल अधिकारों में भी चर्चा हो चुकी है। कोई वीडियो छोड़िएगा नहीं, सभी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से। अब यहाँ से जो आपने पढ़ लिया है ना, तो प्रीलिम्स में कुछ बाहर आएगा ना मुख्य परीक्षा में बाहर आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।